नमस्कार दोस्तों, जीके जीएस डिस्कशन में आप लोग का फिर से स्वागत है। आज जैसे कि आप लोग को पता है कि हम साइंस का बिहार एसएससी साइंस का 20 क्वेश्चन का सीरीज लेकर आते हैं। तो वो सीरीज का जो है वो आज छठा क्लास है। तो आप प्लीज वीडियो को देखिए और उससे नोट्स बनाइए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि रबर के बलनीकरण में प्रयुक्त अधातु कौन है। रबर के बलनीकरण में प्रयुक्त अधातु कौन है। बलनीकरण मतलब रबर को जो है वो कठोर बनाना है। तो रबर के बलनीकरण में प्रयुक्त अधातु कौन सा है। ऑप्शन है फास्फोरस, सल्फर, ग्रेफाइट या आयोडीन। कौन है रबर के बलनीकरण में प्रयुक्त अधातु कौन सा है। तो ये जो इसका आंसर हो जाएगा सल्फर। मतलब रबर को कठोर बनाने के लिए कौन से धातु का प्रयोग किया जाता है। तो सल्फर का प्रयोग किया जाता है। रबर को कठोर बनाने के लिए सल्फर का प्रयोग किया जाता है। सल्फर की परमाणु संख्या कितनी होती है। सल्फर की परमाणु संख्या 16 होता। अब सल्फर को एक और नाम से जानते हैं। सल्फर को गंधक के नाम से भी जाना जाता है। गंधक के नाम से भी जाना जाता है। कहीं सल्फर मिलेगा तो कहीं गंधक मिलेगा। अगला 2 नंबर क्वेश्चन है कि मानव नेत्र के प्रकाश वर्ण किससे बने होते हैं। मानव नेत्र के प्रकाश वर्ण जो होते हैं वो किससे बने होते हैं। तो पहला ऑप्शन है एक प्रोटीन से, या 2 प्रोटीन से, या एक प्रोटीन और एक एल्डिहाइड से, या 2 एल्डिहाइड से। मानव नेत्र का प्रकाश वर्ण किससे बना होता है। इसका आंसर क्या होगा। मानव नेत्र का प्रकाश वर्ण किससे बना होता है। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा एक प्रोटीन और एक एल्डिहाइड से। एक प्रोटीन और एक एल्डिहाइड से। तो ये प्रोटीन है, कौन सा प्रोटीन है। यहाँ पर प्रोटीन जो हो जाएगा वो ऑक्सीन प्रोटीन होता है। ऑक्सीन ऑक्सीन प्रोटीन से। ऑक्सीन प्रोटीन से। और एल्डिहाइड कौन सा होगा। तो विटामिन ए के एल्डिहाइड। विटामिन ए के एल्डिहाइड से। एल्डिहाइड से। सबको आप लोग जो है कंठस्थ कर लीजिएगा क्योंकि ये सब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक ड्रम को निर्वात में बजाने पर उसे नहीं सुना जा सकता है, क्या कारण है। एक ड्रम को जब हम निर्वात में बजाएंगे, जहां कोई माध्यम नहीं, निर्वात हम किसे कहते हैं जहां कोई माध्यम नहीं होता है, जहां हवा वगैरह नहीं होती है, उसे हम निर्वात कहते हैं। तो एक ड्रम को निर्वात में बजाने पर उसे नहीं सुना जा सकता, इसका कारण क्या है, ऐसा क्यों होता है। तो ऑप्शन है कि अपश्रव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती है, या ध्वनि की कंपन की आवृत्ति कम होती है, या ध्वनि की कंपन की आयाम अधिक होता है, और चौथा कह रहा है डी नंबर की ध्वनि निर्वात में संचरण नहीं करती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा कि एक ड्रम को जब हम निर्वात में बजाते हैं तो सुनाई क्यों नहीं देता है। क्यों नहीं देता है। तो निर्वात में जो है वो ध्वनि गमन ही नहीं करती है। जब संचरण ही नहीं करती है तो सुनाई कहां से देगा। ध्वनि एक कैसा अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है। अब मानव जो है कौन से ध्वनि तरंग को सुनता है। मानव ऑडिबल साउंड को सुनता है। ऑडिबल साउंड को सुनता है। इसका परास कितना होता है। तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। हर्ट्ज को हम आवृत्ति भी कहते हैं। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में जो है मानव सुनता है। अब एक आता है कि ये हाथी जो है
हाथी कौन सुनता है? इंफ्रासोनिक इंफ्रासोनिक साउंड सुनता है, इंफ्रासोनिक साउंड, अपश्रव्य तरंगे, अपश्रव्य तरंग सुनता है। इसकी परास कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से कम। अब एक क्वेश्चन पूछ देता है कि चमगादड़ जो है कौन से ध्वनि तरंग को सुनता है? चमगादड़ अल्ट्रासोनिक साउंड को सुनता है, अल्ट्रासोनिक साउंड, प्रस्रव्य तरंग को सुनता है। इसका परास कहां से कहां तक रहता है? तो ये 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। ये तीनों क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला 4 नंबर का आ रहा है कि कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है? कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ऊर्जा, बल, शक्ति या संवेग। क्या कहा जाता है? कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है? ऊर्जा, बल, शक्ति या संवेग। कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है? तो ये शक्ति कहा जाता है, शक्ति। शक्ति का एसआई यूनिट क्या होता है? शक्ति को हम किसमें मापते हैं? शक्ति का एसआई यूनिट वाट होता है। अगला कह रहा है कि 5 नंबर, ग्लूकोज का सूत्र होता है। इनमें से कौन सा ग्लूकोज का सूत्र है? तो ऑप्शन है C12H22O11 या C6H10O5 या C6H12O6 या C6H6O6। कौन है ग्लूकोज का सूत्र? इनमें से कौन है ग्लूकोज का सूत्र? इनमें से कौन है? तो इसका हो जाएगा आंसर C6H12O6, C6H12O6। अब फार्मेलिन का सूत्र जानते हैं? फार्मेलिन CH2O। भारी हाइड्रोजन का सूत्र? भारी हाइड्रोजन, भारी जल का तो सब जानवे करता है, लेकिन भारी हाइड्रोजन इसको D से डिनोट किया जाता है। अब भारी जल का सूत्र क्या होता है? भारी जल D2O, D2O। सिरका का क्या होता है? सिरका का CH3COOH। मार्स गैस के नाम से किसे जानते हैं? मार्स गैस के नाम से किसे जाना जाता है? तो मीथेन को CH4 से लिखते हैं, CH4 से। अब है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? बेकिंग सोडा इसका होता है NaHCO3। धोवन सोडा का क्या होता है? धोवन सोडा का इसका हो जाता है Na2CO3 × 10H2O। एक क्वेश्चन मंड का आता है। मंड यानी स्टार्च, मंड यानी स्टार्च। ये जब बायोलॉजी पढ़ाएंगे ना तो इसको अच्छा से बताएंगे। इसका सूत्र हो जाता है C6H10O5 × N। पूरे पर नीचे में N हो जाएगा, C6H10O5 × N। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला 6 नंबर का आ रहा है कि निम्न में से कौन सा रोग बैक्टीरिया होना चाहिए था, बैक्टीरिया जनित रोग है। निम्न में से कौन सा रोग जो है वो बैक्टीरिया जनित रोग है? ऑप्शन है हेपेटाइटिस, चेचक, टाइफाइड और खसरा। इनमें से कौन सा रोग जो है वो बैक्टीरिया जनित रोग है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, टाइफाइड जो है वो बैक्टीरिया जनित रोग है। टाइफाइड कैसे फैलता है? तो ये
गंदे पानी वगैरह पीने से फैलता है? टाइफाइड, गंदे पानी व खाना खाने से फैलता है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला 7 नंबर का रहा है कि इनमें से कौन मानव हार्मोन नहीं है? इनमें से कौन मानव हार्मोन नहीं है? इंसुलिन है कि जो एस्ट्रोजन है, या कैल्सिटोनिन या साइटोकाइनिन, इनमें से कौन जो है वो मानव हार्मोन नहीं है? तो इंसुलिन तो है, ये है, एस्ट्रोजन भी है और कैल्सिटोनिन भी है, साइटोकाइनिन नहीं है। साइटोकाइनिन जो है ये पादप हार्मोन है। साइटोकाइनिन क्या है? साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन है, एक पादप हार्मोन है। ये क्या करता है? इसका कार्य क्या होता है? साइटोकाइनिन हार्मोन का क्या कार्य होता है? इसका कार्य होता है जो छोटा पौधा होता है, बौने पौधे को लंबा करना। बौना पौधा को लंबा करना, मतलब पौधा लंबा किस हार्मोन के कारण होता है? तो ये साइटोकाइनिन हार्मोन के कारण होता है। एक ऑक्सिन हार्मोन होता है, पादप हार्मोन ही है ऑक्सिन हार्मोन। ये क्या करता है? ये जो है पादप में वृद्धि को नियंत्रित करता है। पादप यानी पेड़ पौधे में वृद्धि को नियंत्रित करता है, वृद्धि को नियंत्रित करता है, को नियंत्रित करता है। एक जो होता है वो एथिलीन होता है, एथिलीन हार्मोन, एथिलीन हार्मोन। ये भी जो है वो पादप में ही पाया जाता है। इसका कार्य क्या होता है? एथिलीन का कार्य क्या होता है? इसका तो आप लोग सुने होंगे ही नाम। तो इसका जो है कार्य होता है, ये फल को पकाता है, फल को प्राकृतिक रूप से पकाता है, फल को प्राकृतिक रूप से पकाता है। एक एसिटिलीन भी होता है लेकिन वो कृत्रिम होता है, पकाता है। एक फ्लोरीजेंस होता है, फ्लोरीजेंस, फ्लोरीजेंस। फ्लोरीजेंस हार्मोन का क्या कार्य होता है? फ्लोरीजेंस हार्मोन, फ्लोरीजेंस हार्मोन क्या क्या कार्य होता है? तो ये क्या करता है? फ्लोरीजेंस हार्मोन ये फूल को खिलाता है, फूल को खिलाता है, मतलब फूल जो खिलता है ना उसमें ये मदद करता है। फूल को खिलाने वाला हार्मोन के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये फ्लोरीजेंस हार्मोन को, फूल को खिलाने वाला हार्मोन। चलिए अगला। अगला कह रहा है 8 नंबर कि अपस्मार या मिर्गी शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है? अपस्मार या मिर्गी शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है? मस्तिष्क को, या यकृत को, या वृक्क को, या हृदय को? अपस्मार से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये जो है वो मस्तिष्क हो जाता है। कौन होता है? मस्तिष्क। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य का सोचने वाला मुख्य भाग कौन होता है? जब मनुष्य जो है वो सोच विचार करता है तो वो मस्तिष्क का कौन हिस्सा होता है? किसके थ्रू जो है वो सोचना स्टार्ट करता है? मस्तिष्क का अग्र होता है, या मध्य भाग होता है, या पश्च भाग होता है? कौन होता है? तो इसका ऑप्शन जो है वो मेडुला, या अग्र मस्तिष्क, या मेरुरज्जु, या मध्य मस्तिष्क। किसके मस्तिष्क के सोचने वाला मुख्य भाग कौन होता है? तो ये जो होता है इसका अग्र मस्तिष्क हो जाता है। मनुष्य के सोचने वाला मुख्य भाग कौन होता है? तो अग्र मस्तिष्क। मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? तो 3 भाग होते हैं। मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं।
पहला होता अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, दूसरा होता मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, इसको फोर ब्रेन भी बोला जाता है, फोर ब्रेन, इसको मिड ब्रेन, मिड ब्रेन, और तीसरा जो होता है, तीसरा होता है पश्च मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, इसको क्या कहा जाता है, इसको हिड ब्रेन कहा जाता है, हिड ब्रेन। ईईजी किससे संबंधित थी, ईईजी टेस्ट किससे संबंधित थी, ईईजी, तो ये जो है अगर मस्तिष्क में कुछ गड़बड़ी हो गई है तो ईईजी टेस्ट करवाया जाता है। मस्तिष्क से संबंधित है, संबंधित है। ईईजी का फुल फॉर्म क्या होता, इलेक्ट्रो इंसेफ्लो, इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफ। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला 10 नंबर का रहा है कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों में मौजूद एक समान तत्व कौन होता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों में जो है वो कौन सा तत्व, इन चारों में से कौन सा तत्व मौजूद होता है, क्लोरीन या नाइट्रोजन या कार्बन या सल्फर, कौन होता है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों में कौन सा तत्व जो होता है वो दोनों में उपस्थित होता है, तो ये जो हो जाएगा कार्बन, कार्बन हो जाएगा। कार्बन की परमाणु संख्या कितना बताए थे, कार्बन का परमाणु संख्या 6। चलिए अगला, अगला कह रहा है 11 नंबर कि निम्न में से कौन असमतापी जंतु नहीं है, असमतापी जंतु नहीं है, एक खरगोश है या शार्क है या मगरमच्छ है या मेढक है, असमतापी जंतु नहीं है, कौन नहीं असमतापी जंतु इनमें से, तो ये जो होगा इसका खरगोश हो जाएगा, खरगोश। जैसे कि वायुमंडल जो है अपना ताप में परिवर्तन किया और कोई जानवर जो है तो उस हिसाब से नहीं ढला, मतलब उसके हिसाब से अपने टेम्परेचर को घटाया बढ़ाया नहीं, तो उसी वैसे जानवर को क्या कहा जाता है, असमतापी जंतु कहा जाता है। अच्छा मगरमच्छ के बारे में बात कर लेते हैं, मगरमच्छ का हृदय 4 प्रकोष्ठ में बटा होता है, 4 प्रकोष्ठ का होता है, प्रकोष्ठ मतलब 4 चेम्बर का होता है, प्रकोष्ठ का होता है। मेढक की वर्तमान में कितनी प्रजातियां पाई जाती है, मेढक की वर्तमान में 6000, लगभग 6000, लगभग 6000 प्रजाति पाई जाती है, प्रजाति पाई जाती है। अगला, अगला कह रहा 12 नंबर की उस उपकरण का नाम बताएं जो विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगा सकता है, उस उपकरण का नाम बताएं जो विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगा सकता है। जैसे कोई वायर हो गया यानी तार, उसमें करंट जा रहा है कि नहीं जा रहा है, उसके लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो इसका ऑप्शन है प्रतिरोधक या डायोड या वोल्टमीटर या गैल्वेनोमीटर, किसका प्रयोग किया जाता है, इसका आंसर जो हो जाएगा वो गैल्वेनोमीटर हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर में इसी से मापा जाता है कि मतलब पता चलता है कि इसमें तार से जो है वो करंट जा रही है या नहीं जा रही है। अब एक क्वेश्चन आता है कि विद्युत में बैटरी में, विद्युत बैटरी में
कौन सा अम्ल पाया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है। अब सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? तो इसे H2SO4 भी कहा जाता है, मतलब इसका फॉर्मूला होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला H2SO4 होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा किसे कहता है? अम्लों का राजा, अम्लों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल को ही कहा जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आर्थ्रोपोडा के बारे में बता। कह रहा है कि आर्थ्रोपोडा संघ के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? आर्थ्रोपोडा संघ के संदर्भ में कौन से सही नहीं है? ऑप्शन है इसका कि इसमें शरीर पर काइटिन का बाह्य कंकाल पाया जाता है। दूसरा बी नंबर कह रहा है कि इसमें शरीर का सिर, धड़ और उदर विखंडित होता है, यानी अलग अलग होता है। तीसरा सी नंबर कह रहा है कि इसमें संभित होना चाहिए, संभित उपांग पाए जाते हैं। और डी कह रहा है कि इसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, जिसमें रुधिर में हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है। तो पूछ रहा है कि आर्थ्रोपोडा संघ के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये जो डिटेल से पढ़े रहेंगे उन्हीं को पता चलेगा कि इसमें क्या छांटना है और कौन रहता है कौन नहीं रहता है, ठीक है। तो आप लोग को जब हम बायोलॉजी पढ़ाएंगे तो बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से बताएंगे कि आप भूलिएगा नहीं कभी, ठीक। तो इसका जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा ये डी। देखिए इसमें शरीर, इसका जो बाहरी भाग जो होता है ना, आर्थ्रोपोडा संघ में जो होता है वो कीड़े मकोड़े आते हैं, कीड़े मकोड़े पूरे जीव जंतु का 2/3 भाग आर्थ्रोपोडा ही होता है। यानी जंतु जगत का सबसे बड़ा फाइलम कौन होता है? तो ये आर्थ्रोपोडा होता है। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा ही होता है, मतलब इसमें सबसे ज्यादा कीड़े मकोड़े आते हैं। तो कीड़ा मकोड़ा कितना ज्यादा है? तो इसके कीड़े मकोड़े का शरीर जो होता है ना, उसका बाह्य कंकाल जो होता है वो काइटिन का बना होता है। किसका? काइटिन का। तो ये तो सही हो जाएगा। अब इसमें शरीर का सिर, धड़ एवं उदर विखंडित होता है, मतलब 3 भाग में बटा होता है और एक दूसरे में अटैच रहता है, ठीक है। तीसरा भी सही है। चौथा कह रहा है कि इसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इसमें खुला परिसंचरण तंत्र तो पाया जाता है, लेकिन इसमें रुधिर में हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है तो नहीं। कीड़े मकोड़े में जो है वो हीमोग्लोबिन उपस्थित नहीं होता, इसलिए देखते नहीं उसको मारते हैं तो ब्लड जो होता है उसका मतलब रेड नहीं होता है, पानी की तरह व्हाइट रहता है। तो इसमें हीमोग्लोबिन उपस्थित नहीं होता। ये यहाँ तक ठीक है कि इसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ये ठीक है, लेकिन इसमें ये हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, इसलिए ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। यहाँ पर लिख देते हैं कि जंतु जगत का 2/3, जंतु जगत का 2/3 भाग आर्थ्रोपोडा ही होता है, आर्थ्रोपोडा ही होता है। ये आर्थ्रोपोडा संघ सबसे बड़ा आर्थ्रोपोडा संघ जो है ना वो सबसे बड़ा संघ होता है, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ होता है, बड़ा संघ होता है। अब ये कीड़ा मकोड़ा में इसमें देखते हैं कि जब 6 पैर ही देखने को मिलेगा आपको। तो आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु में कितने पैर होते हैं? आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु में 6 पैर होता है। किसी भी कीड़ा को आप पकड़ के देखिएगा कि उसका जो है वो सिर थोड़ा अलग रहेगा, धड़ मतलब वक्ष अलग रहेगा और उदर अलग रहेगा।
14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से जोक एवं केचुआ का वैज्ञानिक नाम क्या है। जोक एवं केचुआ का वैज्ञानिक नाम क्या है। ऑप्शन है हिरुडिनेरिया और एरोकिनिडा, और दूसरा है हिरुनिडेरिया और फेरेटिमा, और तीसरा क्या है एरेनिडा और फेरेटिमा, और चौथा है पोलो प्लेनिटा और मस्का। प्लेनिटा और मस्का। पूछ रहा है कि इनमें से जोक एवं केचुआ का वैज्ञानिक नाम क्या है। ये सब क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी से भी है, एक दो क्वेश्चन एनसीईआरटी का भी है, क्योंकि एनसीईआरटी भी पूछता है अभी के टाइम में। इसका जो है आंसर हो जाएगा हिरोडिनेरिया और फेरेटिमा। मतलब जोक का क्या हो जाएगा, तो हिरोडिनेरिया, और केचुआ का फेरेटिमा। हम यहाँ पर लिख देते हैं जोक का वैज्ञानिक नाम, का वैज्ञानिक नाम हिरोडिनेरिया, और केचुआ का वैज्ञानिक नाम फेरेटिमा। अच्छा, एक है एरेनिडा। ये किसका है, और ये है एक ये पोरीप्लेटिना, पोरीप्लेनीटा, और एक है मस्का। इस सब के बारे में भी जान लेते हैं कि ये सब है किसका किसका वैज्ञानिक नाम है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जल्दी मिलता है। अगर ये मिल गया तो इसको अच्छा से याद कर लेना। क्या तो एरेक्निडा किसका है, एरेक्निडा जो है वो मकड़ी का है, मकड़ी का। और ये पोरीप्लेनिटा किसका है, तो ये जो है वो कॉकरोच का होता है, कॉकरोच। और मस्का किसका है, तो मस्का जो है वो घरेलू मक्खी का, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, एकदम याद ही रखना है ये सब। 15 नंबर का आ रहा है कि इनमें से पीनियल ग्रंथि से स्रावित होता है। कौन सा हार्मोन जो है वो पीनियल ग्रंथि से स्रावित होता है, तो ये जो हो जाएगा इसका ऑप्शन है प्रोजेस्टेरॉन या इंसुलिन या एपिनेफ्राइन या मेलाटोनिन। इनमें से पीनियल ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, प्रोजेस्टेरॉन या इंसुलिन या एपिनेफ्राइन या मेलाटोनिन। तो ये जो होता है पीनियल ग्रंथि से मेलाटोनिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। मेलाटोनिन नामक हार्मोन क्या होता है, स्रावित होता है। इंसुलिन कौन से हार्मोन से स्रावित होता है, तो इंसुलिन जो होता है वो अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होता है, अग्नाशय ग्रंथि से। एपिनेफ्राइन किससे होता है, तो ये जो होता है वो अधिवृक्क ग्रंथि से। एपिनेफ्राइन जो होता है वो अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होता है। प्रोजेस्टेरॉन किससे होता है, तो ये जो होता है गर्भावस्था तथा मासिक चक्र के दौरान जो है, गर्भावस्था तथा मासिक चक्र के दौरान जो होता है वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन हमारे शरीर से स्रावित होता है, ठीक है। और इंसुलिन जो होता है वो अग्नाशय ग्रंथि से, और एपिनेफ्राइन किससे होता है, तो अधिवृक्क ग्रंथि से। और पीनियल ग्रंथि से क्या होता है, तो मेलाटोनिन नामक हार्मोन पीनियल ग्रंथि से स्रावित होता है। अगला कह रहा 16 नंबर कि निम्न में से किस वैज्ञानिकों ने कोशिका में पाए जाने वाले द्रव पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द का उपयोग किया था। किस वैज्ञानिक ने कोशिका में पाए जाने वाले द्रव पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द का उपयोग किया था। किसने किया था, स्वान या बिरचो या ल्यूवेनहॉक या पुरकिंजे, ऐसा किसने किया था कि कोशिका में पाए जाने वाले द्रव पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग किसने किया था।
प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ये जो है वो पुरकिंजे साहब किए थे। ऐसे किसने किए थे? पुरकुंजे। कब किए थे? 1839 ईस्वी में। 1839 में पुरकिंजे द्वारा ल्यूवेनहॉक क्या किए थे? ल्यूवेनहॉक ये सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोस्कोप जानते हैं ना, सूक्ष्मदर्शी, उसी का आविष्कार किए थे ल्यूवेनहॉक। माइक्रोस्कोप का आविष्कार किए थे। आविष्कार किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला 17 नंबर का आ रहा है कि निम्न में से कौन सा नियम यह बताता है कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है? उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। यह कौन सा नियम बताता है? इसका ऑप्शन है कि जड़त्व का पहला नियम, या गुरुत्वाकर्षण का नियम, या संवेग परिवर्तन का नियम, या गति का नियम। कौन सा नियम ऐसा बताता है कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होती है? कौन सा ऐसा बताता है? तो ये जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण का नियम। गुरुत्वाकर्षण के नियम को किसने दिया था? तो न्यूटन साहब ने दिए थे। गुरुत्वाकर्षण नियम किसके द्वारा दिया गया था? न्यूटन के द्वारा। न्यूटन। अच्छा, गुरुत्वाकर्षण के पहले नियम को क्या कहा जाता है? गुरुत्वाकर्षण का नियम को ये न्यूटन दिए थे, इसलिए इसको जो है वो न्यूटन के पहला नियम, दूसरा नियम या तीसरा नियम के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये न्यूटन जी दिए थे। तो ये न्यूटन के प्रथम नियम, न्यूटन के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। जड़त्व का नियम। इसमें क्या होता है? अगर कोई वस्तु जो है स्थिर है, जब तक कि उस पे कोई बाह्य बल ना लग जाए तो वो स्थिर ही रहेगा। अगर गति कर रहा तो वो गति करते रह जाएगा जब तक कि उस पे कोई धक्का वगैरह ना दे दे। तो ये जड़त्व का नियम कहलाता है। दूसरा है कि जड़त्व का कोई बीमा नहीं होता। इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता तो बीमा कहाँ से होगा? जड़त्व का कोई बीमा नहीं होता है। ठीक है। अगला 18 नंबर का आ रहा है कि पार्टी में गुब्बारे को फुलाने के लिए निम्न में से किस अक्रिय गैस का उपयोग किया जाता है? पार्टी में जाते हैं तो वहां बैलून बहुत सारा होता है ना, तो वो क्यों फूलता है? पार्टी में गुब्बारे को फुलाने के लिए किस अक्रिय गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन है जेनॉन, या हीलियम, या और आर्गन, या नियॉन। किस गैस के कारण जो है वो बैलून फूलता है? तो ये जो होता है अक्रिय गैस हीलियम के कारण फूलता है। हीलियम का परमाणु संख्या कितना होता है? हीलियम का परमाणु संख्या 2 होता। हीलियम एक तत्व है जो गैसीय रूप में उपस्थित होता है। हीलियम एक तत्व है जो गैसीय अवस्था में रहता है। गैसीय अवस्था में रहता है। ये एकदम शांत गैस है। ये जो है वो किसी से
ऑक्सीकरण नहीं करता, ये गैस जो किसी से ऑक्सीकरण नहीं करता, इसी कारण जो है हवाई जहाज के टायर में हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ऊपर तो बहुत सारा गैस है, तो ये गैस तो आखिरी है, किसी से ऑक्सीकरण ही नहीं करता, तो ऊपर कितना भी गैस रहे उससे क्या मतलब है, इसलिए इस गैस का प्रयोग किया था। हवाई जहाज के टायर में हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। हीलियम गैस की प्रकृति कैसी होती है? हीलियम गैस रंगहीन, रंगहीन मतलब ये कलरहीन होता है, विषहीन मतलब इसको ये किसी को जो है वो हानि नहीं पहुंचाता, विषहीन, रंगहीन, विषहीन, स्वादहीन, स्वादहीन होता है। ठीक है, चलिए अगला 19 नंबर का आ रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म ऊर्जा की इकाई को दर्शाता है? कौन सा युग्म इनमें से है जो ऊर्जा की इकाई को, इनमें से कौन सा युग्म ऊर्जा की इकाई को दर्शाता है? मतलब कि ऊर्जा को मापने वाला दो मापन मतलब कैलोरी और जूल हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसमें है ऑप्शन में इलेक्ट्रॉन, वोल्ट और प्रकाश वर्ष, जूल और पास्कल, और वेबर और एम्पियर, और कैलोरी और जूल। तो कैलोरी भी ऊर्जा को ही मापती है और जूल भी ऊर्जा को ही मापती है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैलोरी और जूल। यहाँ युग्म पूछ रहा है, ऊर्जा को मापने वाला दो युग्म कौन सा था? कैलोरी है और ऊर्जा है, क्योंकि दोनों जो है वो ऊर्जा को ही मापती है। ये जूल जो होता है एसआई यूनिट वाला होता है, एसआई यूनिट का मात्रक है। और ये जो होता है वो मापन पद्धति का मात्रक है। खनिज पदार्थ को किस में मापते हैं? खनिज पदार्थ को कैलोरी के, खनिज पदार्थ को कैलोरी में मापा जाता है, नहीं बोला जाता है कि इतना कैलोरी आपको लेना ही है, ऊर्जा कैलोरी में मापा जाता है। चलिए 20 नंबर लास्ट नंबर क्वेश्चन आ गया कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक को निरूपित किया जाता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक को निरूपित किया जाता है, एस से या डी से या एम से या ए से। लेंस की क्षमता के एसआई मात्रक को किससे निरूपित किया जाता है? तो ये डी फॉर डायोप्टर। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक को निरूपित किया जाता है डी से। अच्छा, लेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो लेंस का दूसरा नाम क्या होता है? लेंस का दूसरा नाम हम आपको ये बताने की कोशिश करते हैं जहां आप जो है वो किसी अन्य क्लास में नहीं सुने होंगे। ताल होता है, ताल के नाम से, लेंस को ताल के नाम से भी जाना जाता है। लेंस किस सिद्धांत पर कार्य करता है? लेंस प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अच्छा, जो चश्मा होता है और प्रिज्म होता है वो कौन से कांच का बना होता है? चश्मा जो आप लोग पहनते हैं और प्रिज्म जिससे प्रकाश को पहली बार गुजारा गया था, सूर्य के प्रकाश को गुजारा जाता है प्रिज्म से, तब इसमें 7 रंग जो बट जाता है। तो ये प्रिज्म और चश्मा किससे बना होता है? प्रिज्म, क्योंकि ये भी कांच का ही होता है, प्रिज्म तथा चश्मा फिलंट कांच का बना होता है, फिलंट
कांच का बना होता है। तो आज का मेरा 20 क्वेश्चन हो गया है समाप्त। तो आप लोग को मेरा सेशन कैसा लगता है? तो अच्छा लगता है अगर तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए कि हाँ अच्छा पढ़ाती है। ठीक है, अच्छे से पढ़िए और आप लोग अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।